My dear UGC NET JRF Assistant Professor PhD इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, यह लेक्चर 18 होगा। इसमें हम लोग अब डिटेल से 1 बाय 1 राइटर का चर्चा करेंगे। उनकी बायोग्राफी और उनके वर्क्स का चर्चा हम लोग अब शुरू कर दिए हैं। माय डियर लर्नर, आज हम लोग द एज ऑफ चौसर में जो सबसे प्रमुख राइटर जॉफ्री चौसर हैं, इनके बायोग्राफी एंड वर्क्स पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर जो वीडियो बनेगा वो जॉफ्री चौसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, मास्टरपीस, आल्सो कॉल्ड मैग्नम ओपस वर्क, द कैंटरबरी टेल्स पर फिर हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो ये जो लेक्चर है 20 से 25 मिनट तक चलेगा। इसमें काफ़ी जो है जॉफ्री चौसर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में पॉइंट्स यूजीसी नेट जीआरएफ और भी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस में पूछे जाते हैं, उसका मैं आज चर्चा इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले जो है जॉफ्री चौसर जो है ना, ये 14th सेंचुरी के पोएट माने जाते हैं। जॉफ्री चौसर इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी। मिडिल इंग्लिश के बहुत ही प्रमुख राइटर रहे हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है ये हम लोग लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। तो जॉफ्री चौसर को कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के ये फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और यह इंग्लिश लैंग्वेज के भी फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और इंग्लिश पोएट्री के भी कवि कहे जाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के भी ये फादर कहे जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, और हीरोइक कपलेट के भी फादर कहे जाते हैं। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हीरोइक कपलेट क्या है ना। और फादर ऑफ राइम रॉयल स्टेंजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ राइम रॉयल स्टेंजा के भी फादर कहे जाते हैं। और नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिशा, और रेनिशा के मॉर्निंग स्टार भी कहे जाते हैं। और द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, और इंग्लिश नोवेल के भी फादर कहे जाते हैं। तो माय डियर लर्नर, जॉफ्री चौसर के बारे में इतना बात को यदि आप लर्न बाय हार्ट रखेंगे तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे आएगा रिलेटेड फादर से, तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, फादर ऑफ राइम रॉयल स्टेंजा, फादर ऑफ नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिशा, एंड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। अब हम लोग जो है ये अप्रैल महीने में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट डोमिनेंट, उसी का चर्चा करेंगे। तो मैं नाम गिना देता हूँ। जॉफ्री चौसर के बाद हम लोग चर्चा करेंगे विलियम शेक्सपियर का। इसके बाद चर्चा करेंगे जॉन डॉन का। इसके बाद चर्चा करेंगे जॉन मिल्टन का। तो रेनिशा एज के ये 3 प्रमुख राइटर हो जाएंगे, अपने अपने एज के प्रोमिनेंट और डोमिनेंट राइटर रहे हैं। माय डियर लर्नर, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोग इन सभी के बारे में बताया था। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज में आते हैं तो जॉन ड्राइडन हो गए, एलेक्जेंडर पोप हो गए, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो गए। इन सभी का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है फिर आ जाते हैं हम लोग रोमांटिक एज में। तो रोमांटिक एज में पढ़ेंगे हम लोग विलियम शेक्सपियर का, जॉन कीट्स का, और पीबी शैली का। उसके बाद जो है फिर विक्टोरियन एज में आते हैं। तो फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन,
and Robert Browning are two important writer of Victorian age. इसके बाद माय डियर लर्नर आ जाएंगे मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज में फिर हम लोग तीन इम्पॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट पोएट का पढ़ेंगे, टी.एस. इलियट, जॉन गाल्सवर्दी एंड जी.बी. शाह। तो इस तरह से इस महीने में हम जितने भी राइटर का नाम अभी बताया है इन सभी का डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर। अब जोफ्री चौसर का जन्म जो है, बर्थ पर चर्चा करते हैं माय डियर लर्नर। जोफ्री चौसर का जन्म जो है वो हुआ था, माना जाता है ऐसा कि 1340 में माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1400 में होता है। तो इसको एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है। 1340 से लेकर 1400 जो ईस्वी है इसको एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कहीं कहीं मिलता है 1342 1342 या 1343 भी मानता है, लेकिन कहीं कहीं 45 भी आएगा, लेकिन आप मानेंगे 1340 ही। ठीक है, तो ये इनके बर्थ से संबंधित कुछ बातें रहा। अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे इनका जो नाम है चौसर। तो चौसर जो सरनेम है माय डियर लर्नर, चौसर, तो सरनेम चौसर हैज कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। चौसर जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और फ्रेंच में चौसर को कहा गया है चौसियर, जिसका मतलब होता है शू मेकर, जूता बनाने वाले, कॉबलर जिसको कहते हैं। तो कहता है कि इट सजेस्ट दैट द फैमिली ओरिजिनली मेड शूज। ऐसा माना जाता है कि जोफ्री चौसर के जो परिवार हैं वह शू मेकर थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जोफ्री चौसर के जो पिताजी थे वो क्या थे, वाइन मर्चेंट, और इनके दादा भी जो है वो भी जो है शू नहीं बनाते थे। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई और भी बहुत पहले, ग्रैंडफादर के बाद भी और भी पहले कोई बनाता होगा, तो ऐसा माना गया है। अब इनके पेरेंट्स में आते हैं तो इनके पिता का नाम जो है जॉन चौसर है। ये सब बात को याद कर लीजिएगा, लर्न बाय हार्ट। ये जितना भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सभी से क्वेश्चन आया हुआ है और पूछने की पूरी संभावना है। हिज फादर नेम वाज जॉन चौसर ए वाइन मर्चेंट। इनके पिता का नाम जॉन चौसर है और जॉन चौसर क्या है, ए वाइन मर्चेंट, शराब बेचने वाले व्यापारी हैं। इसके बाद इनके मदर पर चर्चा करते हैं। इनकी माँ का नाम एगनस कॉप्टन है, एगिनस कॉप्टन। ये बहुत ही रिच फैमिली से रहती है, फ्रॉम ए रिच फैमिली से रहती है इसकी माँ जोफ्री चौसर के। और जोफ्री चौसर का जो ऑक्यूपेशन है माय डियर लर्नर, तो ही वाज ए पोएट, फिलोसफर, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट। ये इनका वर्क रहा है कि ही वाज ए पोएट, कवि है, बहुत इम्पॉर्टेंट कवि है 14वीं सेंचुरी के, रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, फिलोसफर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और डिप्लोमेट भी हैं। और स्पाउज, इनकी पत्नी का जो नाम है, जोफ्री चौसर के जो पत्नी का नाम है फिलिपा रोएट। फिलिपा डी रोएट कहीं कहीं मिलेगा। तो फिलिपा डी रोएट के साथ इनका शादी जो है जोफ्री चौसर का 1366 में हुआ था। 1366 में जोफ्री चौसर का फिलिपा डी रोएट के साथ शादी हुआ था। और एजुकेशन पर जो चर्चा करते हैं तो द पोएट्स एजुकेशन इज एज मच अ मैटर ऑफ कंजेक्चुअर। कुछ स्पष्ट नहीं है कि कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कब पढ़ाई शुरू किए हैं। एट द डेट ऑफ हिज बर्थ, जब उनका जन्म हुआ है उसके बाद पढ़ाई लिखाई में इनका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है।
उस समय इंग्लैंड में 2 यूनिवर्सिटी था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 ईस्वी में शुरू हुआ था लगभग। तो ऐसा नहीं है कि ये कहाँ से पढ़े हैं, क्लियर बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉफरी चौसर के बारे में। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और हमेशा पूछता रहता है। इसको हम लोग लर्न बाय हार्ट करेंगे। चौसर saw 3 किंग्स रूलिंग इन हिज लाइफ स्पैन। लाइफ इनका जो 1340 से लेकर 1400 ईस्वी तक जो लाइफ स्पैन है, उसमें इन्होंने 3 राजा को देखा। पहला एडवर्ड III, इनका जो समय है वो 1327 से लेके 1377 तक है। इस समय जॉफरी चौसर का बर्न होता है। फिर सेकंड जो किंग हैं वो है रिचार्ड II। रिचार्ड II का जो समय है वो 1377 से लेकर 1399 तक है। और लास्ट जो है हेनरी IV है। इनका जो समय है 1399 से लेकर 1413 तक है। तो बॉर्न इनका होता है रिचार्ड एडवर्ड III के समय। इनके जितने भी वर्क्स हैं, लिटरेरी जो वर्क्स हैं, वह रिचार्ड II के समय होता है। और इनका डेथ जो है ना, वो हेनरी IV के समय होता है। तो इस तरह से हम लोग इस बात को याद रखेंगे, लर्न बाय हार्ट रखेंगे। अब जो है हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे हैं कि जॉफरी चौसर के जो कंटेम्प्ररी हैं, माय डियर लर्नर, ऐसा माना जाता है कि विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर जो हैं जॉफरी चौसर के जॉफरी चौसर के कंटेम्प्ररी माने जाते हैं। तो ये जो है विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर, अगर एग्जाम में आता है तो इनके कंटेम्प्ररी में विलियम लैंगलैंड को ही माना जाता है। इसके बाद जो है चौसर जो है एक पब्लिक सर्वेंट है। हिज ऑफिशियल लाइफ इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। इसके बाद जो है ही वॉज द फर्स्ट पोएट इन इंग्लैंड टू राइट द पोएट्री इन ए लैंग्वेज विच वाज द रियल लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जॉफरी चौसर इंग्लैंड के पहले ऐसे पोएट हुए हैं जिन्होंने पोएट को वहाँ के लैंग्वेज में लिखा, पोयम को जो है ना वहाँ के लैंग्वेज में लिखा। ये फर्स्ट ऐसे इंग्लैंड के पोएट हुए जो वहाँ के लोगों की जो भाषाएं थी, क्या था, मिडलैंड डायलेक्ट है ना, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था, उसमें इन्होंने लिखा। और मैथ्यू अर्नोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द विक्टोरियन पीरियड, बहुत अच्छे नॉवलिस्ट रहे हैं, बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड साहब चौसर के बारे में कहते हैं, विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। ये जो स्टेटमेंट है यह किसका कहा गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है। विथ हिम आया है चौसर के लिए। विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, असली हमारे जो पोएट्री हैं वो कौन है, जॉफरी चौसर है, ये कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। इसके बाद जॉन ड्राइडेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, जो 1660 से लेके 1700 तक चलता है, उसके बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं जॉन ड्राइडेन। ये कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है, माय डियर लर्नर,
तो जॉन ड्राइडन ने कहा है। इस बात को भी लर्न बाय हार्ट रखेंगे। इसके बाद जो है द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट ऑफ द चौसर लाइफ रिकॉर्ड्स अपीयर इन 1357। चौसर के लाइफ के बारे में डिटेल में जो है 1357 में मिलता है। इन द हाउस होल्ड अकाउंट्स ऑफ एलिजाबेथ डी बर्ग, द काउंटेस ऑफ अल्स्टर, when he became the noble omens पेज थ्रू हिज फादर्स कनेक्शन। जोफ्री चौसर के जो फादर थे जॉन चौसर, उनका जो है कनेक्शन था, संबंध था एलिजाबेथ डी बर्ग जो क्या थी काउंटेस ऑफ अल्स्टर, वहाँ पर जोफ्री चौसर पेज का काम करते थे। उसके बाद कहता है कि द काउंटेस वाज मैरिड टू लायनल, और लायनल के साथ शादी कर दिया जाता है। ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, द सेकेंड सर्वाइविंग सन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड। और लायनल कौन था? किंग एडवर्ड थर्ड का बेटा था। लायनल कौन था? किंग एडवर्ड थर्ड, जिनका रेंज जो है 1327 से लेके 1377 तक रहा है, उसका जो है ये लायनल बेटा था। एंड द पोजिशन ब्राउट द टीन एज चौसर इन द क्लोज कोर्ट सर्कल, और इसी के शाही दरबार में चौसर वहाँ काम करता था। वेन ही वाज रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और वहीं रहा। अब जो है कहता है कि इन 1359 1359 ईस्वी में द अर्ली स्टेज ऑफ 100 ईयर्स वार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 100 ईयर वार्स चौसर के एज में हम याद रखेंगे। 100 ईयर वार्स का शुरुआत 1337 में होता है और इसका समाप्ति जो है 1453 में होता है। ऐसे तो ये 116 साल युद्ध चलता है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में इसको 100 साल का युद्ध कहा जाता है, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इसको लर्न बाय हार्ट रखेंगे, एग्जाम में बहुतों बार जो है ये पूछा गया है। कहता है कि चौसर ट्रेवल्ड विथ लायनल सन ऑफ एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के जो बेटे थे लायनल, उसके साथ चौसर को भेजा जाता है इंग्लिश आर्मी के साथ फ्रांस, एज पार्ट ऑफ द इंग्लिश आर्मी। अब कहता है माय डियर लर्नर, फिर क्या होता है कि 1360 में जोफ्री चौसर को जो है कैप्चर कर लिया जाता है। ही वाज कैप्चर्ड, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन एडवर्ड थर्ड जो है उस समय 16 पाउंड देकर उनको छुड़वा देते हैं। उस समय का 16 पाउंड का बहुत कीमत था। आफ्टर दिस, इसके बाद चौसर्स लाइफ इज अनसर्टेन। इसके बाद चौसर्स का जो लाइफ है वह अनसर्टेन हो गया। ही सीम्स टू हैव ट्रेवल्ड इन। इसके बाद फिर वो फ्रांस गया, स्पेन गया, फ्लैंडर्स गया और इटली गया। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे अभी कि फ्रांस और इटली का प्रभाव जो है चौसर के लिटरेरी वर्क्स पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो इन्होंने जो है फिर इसके बाद ट्रेवल किया, फ्रांस किया, स्पेन किया, इटली किया, फ्लैंडर्स में किया, और 1366 में इसका पॉइंट को मैंने चर्चा पहले भी किया है अभी। चौसर मैरिड फिलिपा डी रोएट। चौसर का शादी जो है फिलिपा डी रोएट के साथ हो जाता है। इट इज यह लेकिन क्लियर नहीं है कि फिलिपा डी रोएट के साथ शादी होता है तो चौसर के कितने बेटे हैं, अब 3 हैं कि 4 हैं, यह क्लियर नहीं होता है। देखिए कुछ बात जो है ना वो क्लियर नहीं है, उसको हमको मानकर चलना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं
वो ऑथेंटिक है, जो क्लियर है, 100% है, उसको आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने की 100% जो है संभावना है। अब हम चर्चा करते हैं माय डियर लर्नर, जॉफ्री चौसर का द बुक ऑफ द डचेस को आल्सो कॉल्ड द डेथ ऑफ ब्लैंचे। ये पॉइंट को याद रखिएगा, लर्न बाय हार्ट कीजिएगा। यूजीसी का PYQ क्वेश्चन है। द बुक ऑफ द डचेस को द डेथ ऑफ ब्लैंचे कहते हैं। और ब्लैंचे कौन है? यह जॉन ऑफ गॉन्ट की पत्नी है, याद रखेंगे। ब्लैंचे जो हैं जॉन ऑफ गॉन्ट की पत्नी हैं, और जब ब्लैंचे की मृत्यु हो जाती है तो उसी के याद में जॉफ्री चौसर द बुक ऑफ द डचेस को लिखते हैं। इसलिए यह एक इलेगी है। क्या है? इलेजी है, पोएट्री का एक फॉर्म है। और जॉन ऑफ गॉन्ट जो है ये क्या है? ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, लैंकेस्टर के ड्यूक हैं। और इनका जन्म जो है वाज एन इंग्लिश रॉयल प्रिंस, और इंग्लिश रॉयल प्रिंस हैं, मिलिट्री लीडर हैं एंड अ स्टेट्समैन। और फिर जो है जॉन ऑफ गॉन्ट की पहली जो पत्नी है ब्लैंचे, जब वो मर जाती है तो जॉफ्री चौसर की जो पत्नी है फिलिपा डी रोएट, उसकी बहन कैथरीन से शादी करवा दिया जाता है जॉन ऑफ गॉन्ट का। तो फिर क्या हो जाते हैं? जॉफ्री चौसर और जॉन ऑफ गॉन्ट जो हैं ये आपस में साड़ू हो जाते हैं। इसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन चौसर स्टडीड लॉ इन द इनर टेम्पल। चौसर जो है लॉ की भी पढ़ाई पढ़ते हैं। उस समय ही बिकेम द मेंबर ऑफ रॉयल कोर्ट ऑफ एडवर्ड थर्ड। राजा एडवर्ड थर्ड के समय जॉफ्री चौसर जो है उनके दरबार में कोर्टियर रहते हैं, मेंबर हैं। और उनको बहुत सारा जो है टास्क जो है काम दिया जाता था। हिज वाइफ आल्सो रिसाइटेड ए पेंशन फॉर कोर्ट एम्प्लॉयमेंट। और जॉफ्री चौसर की जो पत्नी फिलिपा डी रोएट जो है उसी कोर्ट में काम करती थी और उनको पेंशन भी मिलता था। ही ट्रेवल्ड अब्रॉड मेनी टाइम्स। और वहाँ से उनको विदेश जो है बहुतों बार जो है जॉफ्री चौसर को भेजा गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं माय डियर लर्नर, इटालियन ट्रिप पे जब गए थे जॉफ्री चौसर, ही केम इनटू कांटेक्ट विथ पेट्रार्क बोकाकियो एंड डांटे। जॉफ्री चौसर जब इटली गए तो पेट्रार्क इटली का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट था, बोकाकियो और डांटे। दे इंट्रोड्यूस्ड हिम टू मिडेवियल इटालियन पोएट्री। और इटली में जो पोएट्री लिखा जा रहा था उस समय, तो इसका प्रभाव जो है चौसर के भी वर्क पर पड़ता है। द फॉर्म्स एंड स्टोरीज ऑफ विच ही वुड यूज लेटर। जब चौसर इंग्लैंड आते हैं इटली के बाद, इटली से जब लौटते हैं और जब वर्क्स इटालियन पीरियड का जो वर्क्स लिखते हैं उसमें बोकाकियो, डांटे और पेट्रार्क का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1378 में रिचार्ड टू 1377 में रिचार्ड टू राजा बन जाते हैं और 1399 तक चलता है। तो 1378 में रिचार्ड टू सेंट चौसर एज एन इन्वॉय सीक्रेट डिस्पैच टू दी सर जॉन हैकवुड। कहता है कि रिचार्ड टू जो है चौसर को दूत बनाकर भेजते हैं सर जॉन हैकवुड। और सर जॉन हैकवुड कौन है? जॉफ्री चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें जो नाइट एक कैरेक्टर है वो यही है, सर जॉन
हैकवुड हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीजेंट्स रिवोल्ट, या इसको व्हाइट टाइलर रिवेलियन भी कहा जाता है। ये चौसर के समय ही हुआ था। ये भी एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1381 में पीजेंट रिवोल्ट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1389 चौसर वाज अपॉइंटेड द क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क। राजा के काम के लिए चौसर को क्लर्क के रूप में जो है अपॉइंट किया जाता है। अब जो पॉइंट्स है माय डियर लर्नर, कहता है कि ही स्टॉप्ड वर्किंग इन दिस कैपेसिटी ऑन 17 जून 1391। 1391 में फिर ये अपना काम वर्क्स जो है ये लगभग लिख चुके थे। कैंटरबरी टेल्स लिख रहे थे जो 1387 से लेकर 1400 तक चलता है। और जॉफरी चौसर का जो कैंटरबरी वर्क्स है वो क्या है, अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। पढ़ाएंगे, आगे आएगा। ही बिगेन एज डेप्टी फॉरेस्टर इन द रॉयल फॉरेस्टर ऑफ पेटहर्टन पार्क इन नॉर्थ पेटहर्टन। तो इस तरह से इनको डिप्टी फॉरेस्टर के रूप में बना दिया जाता है। चौसर का मृत्यु जो है, याद रखिएगा, ये इसका कारण पता नहीं है, अननोन है। और चौसर का मृत्यु जो है 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी को हो जाता है। और चौसर को बरीड किया, दफनाया जाता है। या याद रखिएगा, इस जगह का नाम वेस्टमिंस्टर अबे। वेस्टमिंस्टर अबे लंदन में है, वहाँ पर इनको दफना दिया जाता है। और इस जगह को आल्सो नोन एज पोएट्स कॉर्नर, और इस जगह को पोएट्स कॉर्नर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये रहा हमारे जोफरी चौसर के जितने भी बायोग्राफी से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, ये रहा। अब हम लोग 5 से 10 मिनट का और रहेगा क्लास ये। अब जोफरी चौसर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है लिटरेरी वर्क्स पर चर्चा कर देते हैं, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। इसको तो लर्न बाय हार्ट कर ही लीजिएगा। और जितने भी बायोग्राफी में मैंने पॉइंट्स बताया, वीडियो को 3 से 4 बार जरूर सुनिएगा। और इसके बाद मैं इसका नोट्स भी भेजूँगा। अब जो भी डिटेल में स्टडी करा रहे हैं, इसको आप 3 से 4 बार सुनिए। इसके जस्ट बाद जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, नोट्स बनाया हूँ, नोट्स भी आपको हम भेज देंगे। आप उसको राइट डाउन कीजिए, वीडियो को 3 से 4 बार सुनिए। आपको सारे पॉइंट्स जो है लर्न बाय हार्ट हो जाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जो है चौसर का फर्स्ट मेजर वर्क जो है वो माना जाता है द बुक ऑफ द डचेज। द बुक ऑफ द डचेज फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ जोफरी चौसर। ये क्या है, एक इलेगी है जो जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ ब्लेंचे के मृत्यु पर ये बुक जोफरी चौसर लिखते हैं। और ब्लेंचे क्या है, ब्लेंचे ऑफ लैंकेस्टर, हु डाइड इन 1368, जो 1368 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1369 में द बुक ऑफ द डचेस को लिखा जाता है, लगभग ऐसा माना जाता है। इसके बाद जो इनका वर्क है एनेलिडा एंड अर्कसाइट और द हाउस ऑफ फेम, ये भी वर्क है, पोयम है जोफरी चौसर का। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम द लीजेंड ऑफ गुड ओमिन। द लीजेंड ऑफ गुड ओमिन जो है ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। इस वर्क में जोफरी चौसर हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट, जोफरी चौसर। और हीरोइक कपलेट जोफरी चौसर किस वर्क में करते हैं, तो द लीजेंड ऑफ गुड ओमिन में करते हैं। और ये क्या होता है, ए पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स। ये राइमिंग लाइन्स का पेयर होता है हीरोइक कपलेट।
हम हीरोइक कपलेट क्या होता है इसका भी डिटेल में जब लिटरेरी टर्म्स पर वीडियो बनाएंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हम साथ साथ लिटरेरी टर्म्स पर भी वीडियो पर डे बनाएंगे। जैसे जोफ्री चौसर का डिटेल हो गया, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है उसका भी साथ साथ वीडियो चलेगा। इसके बाद जो इनका वर्क्स है ट्रायलस एंड क्रिसिड, इसमें चौसर राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सब याद रखिएगा, लर्न बाय हार्ट। राइम रॉयल क्या होता है? 7 लाइन्स का स्टेंजा होता है माय डियर लर्नर, इन विच चौसर इंट्रोड्यूस्ड राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा विच इज आल्सो कॉल्ड चौसेरियन स्टेंजा। इसको चौसेरियन स्टेंजा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। हीरोइक कपलेट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया इंग्लैंड में? तो जोफ्री चौसर। किस वर्क में किया? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। फिर पूछेगा कि राम रॉयल को इंट्रोड्यूस किसने किया? जोफ्री चौसर। किस वर्क में किया? ट्रायल्स एंड क्रिसिड में। और कितने लाइंस का है? तो 7 लाइंस का है। ए पेयर ऑफ राइमिंग लाइन जो हीरोइक कपलेट है वो कितने लाइंस का होता है? 2 लाइंस का होता है। और राइम रॉयल को क्या कहा जाता है? चौसेरियन स्टेंजा भी कहा जाता है। और आज के क्लास का, आज के वीडियो का, आज का लेक्चर का लास्ट पॉइंट है द कैंटरबरी टेल। द कैंटरबरी टेल्स जो जोफ्री चौसर का बहुत ही फेमस वर्क रहा है। कैंटरबरी टेल्स इज आल्सो नोन एज मैग्नम ओपस वर्क ऑफ जोफ्री चौसर। मैग्नम ओपस कहें या मास्टरपीस कहें, एक ही बात है। आप लोग लर्न बाय हार्ट रखिएगा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। जोफ्री चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है वह 24 कहानियों का क्या है? कलेक्शन है। दैट रन्स ओवर 17,000 लाइन्स। इसमें लगभग जो है 17,000 लाइन लिखी गई है ना, इन मिडिल इंग्लिश बाय जोफ्री चौसर। और ये कब से कब लिखा गया है? 1387 से लेकर 1400 तक लिखा गया है। और ये जोफ्री चौसर का अनफिनिश्ड वर्क है, मास्टरपीस है, अनफिनिश्ड वर्क है। मास्टरपीस कहें चाहे मैग्नम ओपस कहें, एक ही बात है। 24 कहानी लिखा गया है। और इसके बाद माय डियर लर्नर हम कैंटरबरी टेल्स का डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स सो मच। इसके बाद हम इसका नोट्स भी आप लोग को भेज रहे हैं। ओके।